ओके एवरीवन, तो हम लोगों ने पिछले दिन कंप्लीट कर लिया था प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन 1 2 3 4 5 6 एंड पॉइंट नंबर 2 जो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन रूल। अंडरस्टूड? बिकॉज ये हमें रियल इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर में पहुंचने के लिए मदद करता है। आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंडरी रूल्स, और आपको लगेगा ये लैटिन फ्रेजेस हैं सारे, भरपूर गंदी गंदी गालियां लगेंगी। कल मैंने इसको एक गाली सिखाई थी, एक ही गाली सिखाया मैंने अपने स्टूडेंट को, बताओ क्या? एडजस्टम जेनरस। लग रहा है, जस्ट इमेजिन करो आप क्या गाली है। आज मैं इसको गंदी गंदी गाली दूंगा, ये तीनों लड़कों को जो बैठे हैं सामने, 3 लड़के, इनको तीनों को दूंगा। एडजस्टम जेनरस, नॉकिस्टर कॉकिस, ए यू पीपल, ए यू कंटेम्परेरी एस ऑप्टिमा फेटिमा लेजी एक्सप्रेशिया यूनिस एक्सक्लूशिया अल्टीरियस। सुन के भयानक लग रहा है, क्या बोल दिए। अब मैं आपको उसका मारवाड़ी वर्जन दिखाता हूँ, राजस्थानी वर्जन। ये तो सच्ची में राजस्थानी वर्ड लगेगा। जैसे अपने लोग, जो लोग राजस्थानी समझते हो थोड़ा सा, मारवाड़ी एक डायलॉग दे रहा हूं, मैं बोल दियो क्लियरली। बोल दियो मतलब जानते हो? तो ऐसा साउंड इफेक्ट ऐसे आता है, एक्सप्रेसियो यूनिस एक्सक्लूशियो। यानी हिंदी में एक लाइन सुनो, जैसे कल मैंने पहले तीनों का मीनिंग समझाया था, पांचों का, पहले इजी वर्जन बता रहा हूं। इन एनी लॉ व्हेन समथिंग इज एक्सप्रेसली रिटन इट एक्सक्लूड्स अदर थिंग्स। वापस बोलिए, अभी लिखना मत, कुछ मत लिखना, अभी हिंदी वर्जन एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग। देखो कोई ग्रुप में कुछ क्वेरी तो नहीं लिखा है ना, नॉट स्टार्टेड या कुछ? ये लोग देख ही नहीं रहे होंगे लाइव, बाद में रात को देखेंगे अपने। नहीं श्रुति, अच्छा तुम तो लिखी हो, अच्छा कोई बात नहीं। सुनो, When in any law, कोई भी कानून में कोई चीज एक्सप्रेसली लिख दिया जाता है, then it excludes other things। सर मैं समझा नहीं, ये क्या बोलना चाह रहे हैं आप? जैसे तुमने एक नाम सुना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है भारत का, सारे एक्ट सोर्स वहीं से निकलते हैं। तो आपको पता है आर्टिकल नंबर 19 सुना होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 14 से 18 होता है राइट टू इक्वालिटी, 19 से 22 कुछ होता है, सुने हो ये सब नाम? फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको याद हो, बचपन में सीएस सीटी में पढ़े थे आप, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स, जो भी भारत के सॉइल पर आएगा, सबको अवेलेबल है। सुना आपने कभी ऐसा? तो जब आप एक्सप्रेसली लिख देते हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 अप्लाइज ओनली टू इंडियन सिटीजन्स, इसका मतलब इट डजंट अप्लाई टू फॉरेनर्स और अदर्स। अंडरस्टूड? तो एक्सप्रेसिया यूनिस एक्सक्लूशिया, नाम से पता चल गया। व्हेन यू एक्सप्रेसली मेंशन वन थिंग इट एक्सक्लूड्स। सर एक्सक्लूड्स कैसे निकाला? एक्सक्लूजियो, तू क्लियरली बोल दियो तो बाकी चीज क्लियरली हट गयो। When you expressly mention one thing in law, it excludes other things from the law. Did you understand? This is called as secondary rule का एक एग्जाम्पल। सर और दीजिए ना। हम लोग कंपनी लॉ पढ़ते हैं, कई जगह ऐसा लिखा रहता है, लाइफ में आप पढ़ोगे आने वाले दिनों में, दिस मैटर शुड बी डिस्कस्ड इन अ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स मीटिंग, बोर्ड मीटिंग मतलब डायरेक्टर्स की मीटिंग। कई बार लिखा रहता है, कई बार लिखा रहता है दिस मैटर शुड बी डिस्कस्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग। जब वो क्लियरली लिख देते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, तब वो सिर्फ कहां हो सकता है? एनुअल जनरल मीटिंग। बट जब वो लिखते हैं इन अ जनरल मीटिंग, तब इट कैन बी एजीएम, इट कैन बी ईजीएम ऑल्सो। तो आप समझ रहे हैं एक्सप्रेसली। फिर आप है ना एक सेक्शन पढ़ोगे लाइफ में, ओपीसी बोलकर, वन पर्सन कंपनी, वहां पे बताया गया है हु कैन फॉर्म एन ओपीसी। ओपीसी, वन पर्सन कंपनी कौन बना सकता है? हमारे कंपनी लॉ में लिखा हुआ है अ नेचुरल पर्सन, एज ऑफ मेजॉरिटी, अंडरस्टूड, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये सब लिखा है ना क्लियरली। वेदर रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट आजकल चलता है, पर इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। मेरी और आपकी तरह हार्ड मास का इंसान हो, नेचुरल हो और एज ऑफ मेजॉरिटी हो। तो ये जब एक्सप्रेसली लिख दिया कि इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और फिर तुम्हें पूछेगा क्वेरी, सर आई हैव अ क्वेरी, अब आदमी अच्छा है सर, नेचुरल है, एज ऑफ मेजॉरिटी है सर, और सर फॉरेन सिटीजन है, बहुत पैसा वाला है, उससे ओपीसी बनवा दें? नहीं बना सकते। क्यों? इट इज एक्सप्रेसली रिटन दैट इट हैज टू बी एन इंडियन सिटीजन, ही हैज टू बी एन इंडियन सिटीजन। या कई बार आप लॉ में पढ़ते हो एक लाइन, सेक्शन 62 आप पढ़ोगे कंपनी लॉ में, आपने अकाउंट से पढ़ा है राइट्स इशू? अकाउंट्स में राइट्स इशू पढ़ा है, बोनस इशू, राइट्स इशू।
राइट्स इशू में सेक्शन 62 बोल के एक सेक्शन आप पढ़ोगे लाइफ में, वहां लिखा रहता है ऑफर इज मेड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या लिखा है? ऑफर इज मेड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। जब ये लाइन लिखा रहता है ऑफर इज मेड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, आप लिख ही दिए, तो इसका मतलब इट कांट बी मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अरे वंडरफुल, यानी कि मैंने 3 एग्जांपल्स दिया यहां पर, अभी लिखवा भी दूंगा। इज इट ओके विथ एवरीवन? ऐसे और एग्जांपल्स, ओपीसी वाला मैंने एक बोला, फिर मेरे मुंह पे राइट्स इशू आया, ऐसे ऐसे और भी जो ध्यान में आएंगे मैं बोलूंगा। अब आइए इस पर, नॉकिस्टर कॉकस। ये ना आपको सुनने में बहुत एजुजडिम जेनरिस जैसा लगेगा, पर एजुजडिम जेनरिस नहीं है, सोच के बताना क्यों। राहुल्स हैंडबैग, राहुल कौन है यहां पे? कोई नहीं है, ओके। राहुल्स हैंडबैग कंटेन्स टूथपेस्ट, टूथब्रश, सुन रहे हैं आप, कॉस्मेटिक, पाउडर एंड ऑयल। राहुल के हैंडबैग में क्या है? टूथपेस्ट, टूथब्रश, कॉस्मेटिक, पाउडर एंड ऑयल। राहुल को पाउडर लगाने का शौक था, कुछ लड़के होते हैं दिन में पाउडर काजल लगा के घूमते, तो राहुल को शौक था। ऑयल भी था, ओके। सारे एक टाइप के वर्ड्स लग रहे हैं, पर एजुजडिम जेनरिस क्यों नहीं है यहां पर? एंड अदर थिंग्स नहीं लिखा था एंड अदर थिंग्स नहीं लिखा था, सारे वर्ड्स क्या है? स्पेसिफिक है। पर यहां पे एक बात है, विच ऑयल विल बी कंसिडर्ड। यहां पे क्या राहुल अपने हैंडबैग में केरोसिन ऑयल लेके घूमेगा? अब एक लड़का बोलेगा हाँ सर, किसी को जलाने जा रहा था, हम नेटफ्लिक्स में देखे थे, पाउडर सर पहले लगाएगा उसको विलेन, पाउडर लगा के उसका मेकअप करता है, फिर वो जलाता है। फालतू का ज्यादा बुद्धि मत दौड़ाओ। यहां वर्ड ऑयल कौन सा ऑयल होगा? हेयर ऑयल। गंदे गंदे क्वेरी आते हैं ऑनलाइन से, सर आई हैव अ क्वेरी, हम बोले आस्क मी सर इफ राहुल इज नॉट हैविंग हेयर। अरे शट अप यार, यही क्वेरीज वालों का यही क्वेरी होता है, सर बाल नहीं हुआ उसके तो लगाएगा, हाँ, ताकि उग जाए। तो अब सुनो, यहां ऑयल कौन सा ऑयल होगा? हेयर ऑयल, अंडरस्टूड? जब क्योंकि कॉस्मेटिक टाइप के आइटम्स हैं, कोई बैग में केरोसिन ऑयल लेके घूमता है क्या? जनरली नॉट। यानी नॉकिस्टर कॉकस क्या हो रहा है? इट इज डिराइविंग द मीनिंग फ्रॉम एसोसिएट वर्ड्स, यानी कि बाजू वाले वर्ड्स किस टाइप के हैं उस हिसाब से यहां वाले वर्ड्स का मीनिंग निकलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर एजुजडिम जेनरिस में भी यही होता था, बिल्कुल सही बोला, बट एजुजडिम जेनरिस में एक कॉन्सेप्ट क्या होता था पता है? अनदर जनरल वर्ड्स, और फिर जनरल वर्ड्स का मीनिंग हम लोग बहुत नैरो कर देते थे। मतलब एजुजडिम जेनरिस नॉकिस्टर कॉकस से भी ज्यादा नैरो चीज था, वहां बड़े चीज को क्या कर दे रहे थे? छोटा। नॉकिस्टर कॉकस में हम चीज को वही रख रहे हैं, पर उसका मीनिंग कहां से निकाल रहे हैं? बाजू वाले शब्द से। एक और एग्जाम्पल सुनो, सब अभी मार्किंग वार्किंग करेंगे हम लोग, देखेंगे, वापस से रीड करेंगे। अच्छा लगता है ना ऐसे पहले बातचीत करके पढ़ना? ये अंडरलाइन करा दें क्या? बॉयज टेक आउट पेन, अंडरलाइन, गो बैक। नेक्स्ट एग्जाम्पल सुनो, जैसे ना सेल्स टैक्स था पहले, जीएसटी आने के पहले, तो कहीं पर लिखा हुआ था, जैसे सेल्स टैक्स एक्ट में ना कुछ वो होता है, एंट्री होता है किस आइटम पे क्या सेल्स टैक्स लगेगा, तो कहीं कुछ लिखा हुआ था कि सेल्स टैक्स लगेगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर, एक एंट्री पे लिखा था परफ्यूम वाले प्रोडक्ट्स पर एंड सम अदर कॉस्मेटिक आइटम्स, ठीक है, और इसमें लिख दिया था इट एक्सक्लूड्स टूथपेस्ट, टूथब्रश। अब क्वेश्चन ये है, क्या जो अगरबत्ती होता है ना, अगरबत्ती, अगरबत्ती और धूपकाठी नहीं बोलते हैं अपने लोग, पूजा घर में जो लगाते हैं, उससे भी तो परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स आता है, तो क्या वो अगरबत्ती एंड धूपकाठी पर भी क्या वही टैक्स रेट लगेगा? क्योंकि आइटम क्या लिखा हुआ था? जीएसटी इतना % लगेगा ऑन परफ्यूमरी आइटम्स, टॉयलेटरी गुड्स, कॉस्मेटिक गुड्स। क्या धूपकाठी एंड अगरबत्ती को नॉकिस्टर कॉकस अप्लाई अगर हम करें तो आंसर लगा नहीं, क्योंकि कोई ये जो आइटम्स मैं बोल रहा था, कॉस्मेटिक्स, डिओड्रेंट, ये सबसे क्या हो रहा है? आपका मेकअप हो रहा है। कोई अगरबत्ती से मेकअप करता है? अगरबत्ती से तुम्हारा बॉडी का मेकअप होगा? फालतू आंसर मत देना। हाँ सर, परफ्यूम खत्म हो गया तो अगरबत्ती का से चूरा किए, रुमाल में रखकर फिर ऐसे ऐसे लगा लिए, थोड़ा तो सुगंध आ ही रहा था। फालतू घटिया बुद्धि मत दो। सो दे सेड वी कैन नॉट अप्लाई नॉकिस्टर कॉकस ऑन धूपकाठी एंड अगरबत्ती फॉर दिस आइटम। मैं दिखा दूंगा आपको ये सारे पॉइंट्स। पहले आप मेरे को बताओ, नॉकिस्टर कॉकस जो भी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, स्पेलिंग भी मुझे जानने का दरकार नहीं है, एग्जाम में स्पेलिंग नहीं पूछता है, वो मैं समझ जाता हूँ। मैं इसका गंदा तरीके से याद किया, वो भी दिखाऊंगा आपको। पहले एक्सप्रेसिव वाला तो बहुत क्लियरली पता चल जाता है, व्हेन वी एक्सप्रेसली मेंशन वन थिंग इट एक्सक्लूड्स अदर थिंग्स। अगर मैं एक लाइन बोल दूं,
सपोज अक्षत बोल दे आई लव सीता, यानी ऐसा नाम लिया जो नॉर्मली क्लास में किसी का नहीं होगा, वरना झूठ मूठ अनचाहे रिश्ते में इसको बांध देंगे आप। आई लव सीता अगर ये लिख दे कहीं पर तो इसका मतलब है ही डजंट लव गीता, क्योंकि सीता गीता रीता बहुत सारी थी वहां पर। एक्सप्रेसली अपना प्यार किसके लिए बयान कर दिया? सीता के लिए। ये एक एग्जाम्पल, अब तुम फालतू बात मत करना, आपको क्या पता है अलग अलग वॉल में अलग का नाम लिख के आता है। But I love Sita, if he expressly mention his friend and he announces in the party, he doesn't love Geeta and Rita, he loves only Sita. Something like ये लिख के मत आना, एग्जाम्पल फालतू है। Now what is this? Contemporanea expositia est optima est fortima legi. मतलब जिस समय कोई लॉ बना था उसको वैसे इंटरप्रेट करो उस समय क्या सिचुएशन था। मतलब क्या, सुनो एक एक्ट है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1860। बाबा क्या बोला? इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1860 जो आज भी चल रहा है। उसमें लिखा था कि कोई अगर पोस्ट से चिट्ठी भेजता है और वो चिट्ठी टाइम से नहीं पहुंचे तो पोस्ट ऑफिस के खिलाफ कोई केस नहीं होगा। जैसे प्राइवेट कोरियर्स का तो तुम लोग जान शेष कर देते हो आजकल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का केस भी लगा देते हो और उसको बदनाम कर देते हो कि अरे हम मेरा स्लिप पड़ा, आप लोग का मेरा कंसाइनमेंट डिलीवर नहीं हुआ। बट पोस्ट ऑफिस एक्ट को ये एक्चुअली में वो मिला हुआ है, बहुत पुराना केस है, डॉक्टर शंकर, प्रेसिडेंसी पोस्टमास्टर वर्सेस डॉक्टर वी शंकर राव, नाम नहीं जानना है तुमको। उसमें लिखा हुआ था कि इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट में बोला हुआ एक लाइन, इफ देयर इज एनी डिले इन डिलीवरिंग द पोस्ट, इफ द लेटर सेंड बाय पोस्ट डू नॉट रीच टाइमली, नो एक्शन कैन बी टेकन अंडर पोस्ट ऑफिस। नाउ माई क्वेश्चन इज, उस समय स्पीड पोस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था भारत में। अब स्पीड पोस्ट में आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, 30 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, डिपेंडिंग कितना कंसाइनमेंट वेट तुम भेजा है। स्पीड पोस्ट से भेजा हुआ चिट्ठी को भी क्या ये प्रोटेक्शन एप्लीकेबल होगा 1860 वाला? तो लॉ कोर्ट्स क्या बोला, 1860 में लॉ आया था, इट शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड एज इफ व्हाट वाज द सिनेरियो इन 1860। मतलब समझ में आ रहा है इशारा? 1860 में तो स्पीड पोस्ट था ही नहीं, तो कोर्ट्स बोल रहा है जब लॉ बना था तो उन लोग प्रोटेक्शन दे रहे थे पोस्ट ऑफिसेस को, ये प्रोटेक्शन उस समय के अनुसार इंटरप्रेट करो, ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको प्रोटेक्शन है। अगर वो ऑर्डिनरी पोस्ट से आप चिट्ठी भेजे हैं एंड वो टाइम से नहीं पहुंचा, कोई एक्शन नहीं होगा। बट अगर आपने चिट्ठी स्पीड पोस्ट से भेजी है तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, पोस्ट ऑफिस विल बी लायबल बिकॉज द लॉ शुड बी रेड इन द मैनर in which it should have been read when the law was made. क्या बोल दिया सर? The law should be interpreted in that manner according to the situation prevailing at that time. तो जब आप ये लॉ लेके आए थे, आप बोले थे पोस्ट ऑफिसेस को प्रोटेक्शन मिलेगा, उस समय का क्या सिचुएशन था? पोस्ट ऑफिस ऑर्डिनरी पोस्ट था, उस समय स्पीड पोस्ट था ही नहीं, तो स्पीड पोस्ट के लिए आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। दिस इज कंटेम्परेनिया एक्सपोजिशिया एस ऑप्टिमा फॉर्टिमा लेगी। तीनों रूल समझ में आए? आइए अंदर से पढ़ते। Start reading, I'll explain and improvise these answers.
expressia unis exclusia alterius. Express mention of one thing or person is the exclusion of the other. If in a statute one or more things of particular class are mentioned, it means that all members of the class, all other members to be excluded, मतलब other things to be excluded. वही जो मैं बोल रहा था आपको, अगर एक्सप्रेसली आप लिख देते हैं तो बाकी चीज़ें एक्सक्लूड हो जाती है. फिर मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया था वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर. बोलो है क्या ऐसा कुछ? चेक इट आउट. और एक एग्जाम्पल अच्छा लिख सकते हो. एग्जाम्पल आर्टिकल 19 applies only to Indian citizens. तो इसका मतलब क्या बताओ? 15 में भी ये चीज है. आर्टिकल 15, 16, 19 कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है. तो when you write is only available to Indian citizens, इसका मतलब it is not available to foreigners. Is it okay? और एग्जाम्पल बताओ इसका. मेंबरशिप इन ओपीसी के लिए आपने क्लियरली बता दिया कौन हो सकता है, तो बाकी लोग नहीं हो सकते. फिर राइट्स इशू आप क्लियरली बता देते हैं कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, तो बाकी केस में आप नहीं दे सकते. ऐसे आप देख रहे हो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अनगिनत. बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह आपको दिखने को मिलेंगे. आर्टिकल 15, 16, 19 ये सब के लिए एक प्रॉब्लम है. सब में सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए, 15 में भी, 16 में भी, 19 में भी. ये और एग्जांपल्स मिले. या कई बार पता आप जब लॉ पढ़ोगे ना, कंपनी लॉ, वहां पे ऐसा पढ़ने में आएगा. अकाउंट्स टीचर्स भी पढ़ाते हैं. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आप कभी देखे होंगे, डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाता है, एंट्री एक आता है. दिस रेम्यूनरेशन इज कैलकुलेटेड एज पर द नेट प्रॉफिट्स मेंशन्ड इन सेक्शन 198. जब ये लाइन लिख देते हैं ना लॉ में, यानी कि अब जो नेट प्रॉफिट्स मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए कैलकुलेट होगा वो कौन सा वाला यूज होगा? जो 198 में एक मोडस ऑपरेंडी बताया है वही यूज करना होगा. सर क्यों? नेट प्रॉफिट तो हमारे अकाउंट्स टीचर कुछ और बताया है. एक्सप्रेसिया यूनिस एक्सक्लूसिया अल्टीरियस, यानी कि आपके लॉ में क्लियरली लिख दिया गया है कि जब आप डायरेक्टर लोग को रेम्यूनरेशन दोगे, आपने कभी सुना होगा एक एमडी को आप मैक्सिमम 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स दे सकते हो. तो वो नेट प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होगा वो लॉ में लिखा हुआ है. When it is expressly written, this is the way how net profits is calculated. You cannot use any other mode. तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए समझाने के लिए. वैसे ये दोनों इजी वाले थे और वो दोनों अभी तक आप पढ़े नहीं होंगे कंपनी लॉ में. यू विल स्टडी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. नेक्स्ट ये देखो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट वाला. Old laws should be interpreted as they would have been at the time when they were made. जब वो बने थे उस समय तो स्पीड पोस्ट था नहीं. Understood? Post office is not liable for the letters sent through ordinary post, but speed post was not prevalent that time. Hence, post office will be liable for the letters sent through speed post nowadays. क्योंकि हमने बोला था ये 1989 था, सॉरी, नॉट 1860. केस लॉ में शायद साल में कुछ गड़बड़ है. ठीक है, साल में कोई भी गड़बड़ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप बस इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट लिखना है, साल हटा दो. तो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? That post office is not liable for the letters sent through ordinary post. वहां सिर्फ थ्रू पोस्ट लिखा था. इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? क्योंकि उस समय जब ये आया था तो स्पीड पोस्ट चालू नहीं हुआ था, तो दे विल नॉट गेट दैट प्रोटेक्शन फॉर द स्पीड पोस्ट डिलीवरीज. अंडरस्टूड? क्लास अगर रुक जाए हम लोग फिर ज्वाइन करेंगे एक नए लिंक के साथ, डरिएगा मत. तो ये समझ में आ गया. ये लैंग्वेज प्रैक्टिस करना लिखकर. ओल्ड लॉज शुड बी इंटरप्रेटेड इन द मैनर at the time when they were made, what was the scenario, उसके अनुसार आपको इंटरप्रेट करना चाहिए. आज के दिन सिचुएशन चेंज हो गया. जैसे कंटेम्परेरी वर्ड का मतलब क्या होता है? कंटेम्पररी. अंडरस्टूड? तो उससे रिलेटेड है. नेक्स्ट देखिए, नॉकिस्टर कॉकस. दिस इज ब्रॉडर देन एजुजडिम जेनरस. ये ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं सीए और सीएस के एग्जाम्स में. एमसीक्यू आएगा ना, न्यू सिलेबस में एमसीक्यूज है. सीए में तो पहले से था. एंड एमसीक्यू के कारण पास परसेंटेज विल राइज. दैट वाज वन ऑफ द रीजंस जब सीएस में भी एमसीक्यू क्यों डाला गया, क्योंकि एमसीक्यू के नहीं आने के कारण अभी रिजल्ट भयंकर खराब होता है. एवरेज टाइम लोग यहाँ एग्जीक्यूटिव में स्पेंड करते हैं 4 टर्म. तो उससे अगर बाहर निकलना है, प्लीज ट्राई टू गो फॉर द एमसीक्यू रेजीम. सीधा 20 में 16 पाओ. इंग्लिश खराब है, बाकी में भी थोड़ा सा पाते ही पास हो जाओगे. नॉकिस्टर कॉकस का मतलब क्या है? द डॉक्ट्रिन दैट इट इज ब्रॉडर देन एजुजडिम जेनरस. It derived its meaning from the associate words.
यूज अर्लियर और लेटर, दोनों वर्ड यहां कवर्ड है। जैसे एडजेक्टिव जनरस में सिर्फ अर्लियर वर्ड से देखा जाता था, यहां ओवरऑल आपके साथ जो जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उसको आप देखोगे इसका मीनिंग समझने के लिए। अंडरस्टूड एवरीवन? मैं यहां पे एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉकिस्टर कॉकस इन अ बेटर वे। एग्जांपल लिखो, एक पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट था पहले, उसमें अलग अलग जैसे एंट्रीज होता ना, किस आइटम पे क्या लगेगा, उसका एक शेड्यूल ए था, एंट्री नंबर 16, उसमें लिखा था कॉस्मेटिक्स, परफ्यूमरी, मैंने एग्जांपल हिंदी में समझाया था आपको, एंड टॉयलेट गुड्स एक्सक्लूडिंग, उसमें लिख भी दिया था ये चीज कवर्ड नहीं है, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, ये सब एक्सक्लूड कर दिया गया था यहां पर, एंड सोप। क्वेश्चन क्या है, वेदर अगरबत्ती, नाम सुने हो कि जो वर्ड अगरबत्ती है, वेदर अगरबत्ती या धूप जिसको बोलते हो आप, वेदर अगरबत्ती विल बी कवर्ड इन परफ्यूमरी आइटम्स। क्या अगरबत्ती कवर्ड होगा? वेदर अगरबत्ती विल बी कवर्ड इन परफ्यूमरी आइटम्स, बताइए क्या अगरबत्ती कवर्ड होगा परफ्यूमरी आइटम्स में? नो। वाई? क्योंकि यहां पे हमको दिख रहा है ये सब कॉस्मेटिक आइटम्स कवर्ड हो रहे हैं, एंड यहां पे अगरबत्ती एसोसिएट वर्ड्स जितने भी यूज है, टॉयलेट गुड्स एंड परफ्यूमरी विल नॉट, परफ्यूमरी कवर्ड है, परफ्यूम में भी वो कॉस्मेटिक आइटम होता है ना, आप अगर बोलोगे मैं सीके का परफ्यूम यूज कर रहा हूँ, डेविड ऑफ का परफ्यूम यूज कर रहा हूँ, ये भी कॉस्मेटिक आइटम्स है। अगरबत्ती से आप पूजा पाठ करिए भाई, मच्छर भगाने का भी अगरबत्ती आता है, बट दिस कैन नॉट बी कवर्ड हियर, तो नॉकिस्टर कॉकस कांट बी अप्लाइड हियर। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि इस केस में नॉकिस्टर कॉकस को आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स और भी होते, मैंने ये 2 एग्जाम्पल्स दिए, शायद ये काफी है आपके लिए। तो इसलिए पता है ये चैप्टर जब पढ़ाया जाता है तो सोचो इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी में भी काम आता है इसको इंटरप्रिटेशन करने में। बड़े बड़े टैक्स प्रैक्टिशनर्स इस एक्ट को यूज करते हैं कि देखा आपने किस तरह वो टैक्स वाले लोग भी यूज करेंगे कि यहां परफ्यूमरी में तुमको लगेगा परफ्यूमरी सुगंधदार, अगरबत्ती भी तो सुगंधदार है, तो उस पर भी टैक्स ये वाला लगा दो, एंट्री ए, एंट्री 16 शेड्यूल ए वाला टैक्स रेट नहीं लगेगा, क्योंकि ये कॉस्मेटिक एंड परफ्यूमरी आइटम्स है, एंड परफ्यूमरी आइटम्स के अंदर यहां अगरबत्ती कैन नॉट फाइंड अ प्लेस। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो इस तरह हम लोग चीजों को समझने लगे थे, हाउ द थिंग्स आर इंटरप्रेटेड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? पक्का? गुड। ना उसी तरह एक चौथा रूल और होता है, यहां पे कुछ लिखा है, कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। कई बार कुछ चीजें कस्टमरी प्रैक्टिस के कारण अडॉप्ट करनी पड़ती है, बहुत साल से प्रथा चली आ रही है, स्पेशली जब आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे ना, वहां पे आप देखोगे कुछ ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है हमेशा कोई कोई बिजनेस में, तो दैट इज फॉलोड। तो कस्टम क्या होता है, रेगुलर कुछ चीजें को फॉलो करते करते वो लॉ का पार्ट बनने लगता है, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स समटाइम्स। तो मुझे बताओ ये तीनों पहले क्लियर हुआ? नॉकिस्टर कॉकस का लैंग्वेज देख लो, द वर्ड डिराइव इट्स मीनिंग फ्रॉम एसोसिएट वर्ड्स यूज्ड अर्लियर और लेटर, इट इज ब्रॉडर देन एडजेक्टिव जनरस। मैंने 2 एग्जांपल दिया, एक थोड़ा एजुकेशनल एग्जांपल, एक थोड़ा चिल्लर एग्जांपल राहुल के हैंडबैग वाला। इज इट ओके एवरीवन? चेक कर लो। श्योर? वेरी गुड। आइए लंबा सांस लीजिए एक नए इजी टॉपिक पर जिसका नाम है इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, और फिर एक वर्ड आएगा एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। क्या समझते हैं आप इस शब्द से? जब मैं बोलता हूं ना एक वर्ड इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, मतलब क्या पता है? एक्ट के अंदर कुछ हमें सबूत मिलता है जिससे हमें इंटरप्रिटेशन में हेल्प मिलता है। वापस बोलिए सर। हमारा जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, ए कैपिटल ACT, एक्ट के अंदर से ही हमको कुछ सबूत मिल जाते हैं। इंटरनल एड मतलब क्या होता है? हेल्पिंग टूल। तो इंटरनल एड्स गिव, इसका मतलब एक लाइन का क्या है? इंटरनल एविडेंस
internal evidence is derived from the act itself. Act के अंदर ही कुछ ऐसा हेल्प मिल जाता है कि हम समझ पाते हैं कि एक्ट आखिर क्या बोलना चाह रहा है. Internal evidence is derived from the act itself. Is it okay? एक एक करके शुरू करें. एक होता है शॉर्ट टाइटल, कोई भी एक्ट जब पढ़ते हैं ना, और एक होता है लॉन्ग टाइटल. ओके, शॉर्ट टाइटल क्या होता है? जैसे अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है पता है? कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013. लॉन्ग टाइटल क्या है? जब आप बेयर एक्ट खोलोगे ना, उसमें एक्ट लिखा हुआ है द कंपनीज एक्ट, और सेकेंड लाइन पता है क्या लिखा है? एन एक्ट, लॉन्ग टाइटल, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज. यानी बहुत सारे लॉ और भी थे, सबको मिला जुला के एक नया लॉ बनाना चाहते थे हम. ये लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार बोल देता है गिव एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्ग टाइटल. तो आपको ये समझना पड़ेगा दैट लर्न लिख दो. शॉर्ट टाइटल में तो सिर्फ नाम आता है, और लॉन्ग टाइटल में क्या होता है? लॉन्ग टाइटल में व्हाट हैपेंस इन लॉन्ग टाइटल? लॉन्ग टाइटल में दे बेसिकली consolidate and amend the law relating to companies. Did you get it? फिर एक लाइन जरूर लिख देना. ये जो नाम पढ़ के क्या सब कुछ पता चल जाता है? If you read the name, do you know everything? सब चीज पता चल जाएगा. नाम से सब कुछ होता है क्या? It is not a conclusive aid. मतलब एक हेल्प मिलता है, but it is not a conclusive aid. Conclusive aid, AID. So, ये पहला इंटरनल एड क्या निकला? जो पहला इंटरनल एड निकला, दिस इज बेसिकली रिलेटिंग टू व्हाट? पहला जो हेल्प निकला है वो क्या चीज से रिलेटेड है? शॉर्ट टाइटल एंड लॉन्ग टाइटल. लॉन्ग टाइटल डिस्क्राइब्स द एक्ट, बट अगेन इट इज नॉट एवरीथिंग, सिर्फ एक हेल्प है. तो ये इंटरनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्ट के अंदर ही मिल गया नाम और उसका मेन लाइन कि एक्ट क्या चीज के बारे में है. फिर एक होता है प्रिएम्बल. प्रिएम्बल वर्ड सुना है तुमने कभी? सिविक्स पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भारत का भी एक प्रिएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जहां पे ऐसा वर्ड पढ़ा होगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. याद आ रहा है? वी सिक्योर टू ऑल सिटीजंस. ये सब लाइंस सुना होगा आपने. तो प्रिएम्बल क्या बताता है? उस एक्ट का उद्देश्य, उसका स्कोप. लैंग्वेज देखो, पर्पस, बहुत विस्तार पूर्वक बताता है. लैंग्वेज देखो, सारा अंडरलाइन मत करना. लॉन्ग टाइटल से बेटर होता है. लॉन्ग टाइटल से बेटर होता है प्रियम्बल. लैंग्वेज मेरे साथ याद करो. अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट आ जाए, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रियम्बल, पहला लाइन क्या बोलोगे बताओ? देखें तो आपकी बुद्धि. व्हाट विल बी योर फर्स्ट लाइन व्हेन दे आस्क यू व्हाट इज प्रियम्बल? पहला लाइन क्या बोलोगे? प्रियम्बल इज वन ऑफ द इंटरनल एड्स टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट. प्रियम्बल एक्सप्लेन्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप of the act more comprehensively than long title. पता लर्न करना बहुत जरूरी है. अभी आज दो गार्जियन मिलके गए, ये दिन भर लैपटॉप में पढ़ती थी. समझ में आ रहा है? लैपटॉप में खोल के पढ़ना, बीच में स्नैपचैट कर लेना, इंस्टा चैट कर लेना. एंड पेरेंट्स भी इतने क्यूट हैं, बुद्धू हैं, ये दिन भर लैपटॉप लेके. ये दो सुबह से दो मदर्स का मैंने कॉल अटेंड किया. दिन भर लैपटॉप हम भिड़का दिए घर वालों को. करना पड़ा. दीदी लैपटॉप बंद करिए या अपने सामने लाउड स्पीकर में करिए. लैपटॉप में तो सारा मोबाइल का फैसिलिटी होता है. नहीं, मोबाइल तो आजकल छोड़ दिया, लैपटॉप ले लिया. वो जरिया बदल दिए कम्युनिकेशन करने का. द रिजल्ट फॉर पुअर परफॉर्मेंस अमंग यूथ इज लैपटॉप एंड मोबाइल. माय सन इज इन क्लास 9, वो भी लैपटॉप यूज करता ओनली फॉर पढ़ाई पर्पस. मतलब आई एम 100% 200% श्योर. पढ़ाई या मतलब रिसर्च वर्क, डिबेट, MUN ये सब अटेंड करता है. तो मतलब उसे अच्छे कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए अभी तक यूज कर रहा है. सर कितना दिन रोक लेंगे आप? आई एम श्योर मैं रोक लूंगा. मतलब जब लाइफ में मौका आएगा तो बाकी चीज भी करेगा. बट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आप भी जब अपने आप को जवाब दीजिए, सर हमारे घर में सब चलता है. अरे वो तो मत चलाइए. पैसा चाहिए ना आपको? पैसा चाहिए तो लैपटॉप का कंस्ट्रक्टिव यूज करिए. ज्यादा टाइम अगर आप क्लास में दिन भर लैपटॉप में रहोगे तो खुद कब पढ़ोगे? और कई लोग फिर वो भी लेते हैं सिंपैथी, बहुत पढ़ा था, हम लैपटॉप 10-10 घंटा क्लास देखता था. क्लास देखना इज नॉट इंपॉर्टेंट. रिटेन अगर नहीं हो पा रहा है तो सब कुछ स्वाहा. तो प्रियम्बल याद कर रहे हो मेरे साथ? ये लॉन्ग टाइटल से बेटर क्यों है? ज्यादा विस्तार पूर्वक सब कुछ समझाता है. बट प्रियम्बल एक्ट के अंदर कोई मीनिंग अगर क्लियरली लिखा है, इट डू नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजंस. यानी कोई चीज अगर क्लियरली लिखी है तो प्रियम्बल का यूज मत लो. सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं यहां बात करना चाह रहा था कि आप प्रियम्बल
बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंपॉर्टेंट, बट अगर कोई चीज एक्ट के अंदर प्रियम्बल में कुछ लिखा हुआ है पर एक्ट के अंदर कुछ क्लियरली दूसरी बात लिखी हुई है तो कौन जीतेगा? एक्ट. प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड, लैंग्वेज मिला, द प्लेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. कुछ करो. अब जैसे एक प्रियम्बल का एग्जाम्पल दिखाते हैं, बहुत जगह प्रियम्बल है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंने एग्जाम्पल दिया है. प्रियम्बल कॉम्पिटिशन एक्ट आप पढ़ोगे लाइफ में, उसमें भी है. फेमा नाम का एक चैप्टर आपके सिलेबस में आएगा, उसमें भी प्रियम्बल है. सो लर्न एनी वन. जब हो जाएगा ना ये चैप्टर्स तब लर्न कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में बोलता है इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल. तो इलस्ट्रेट का मतलब पता है क्या होता है? सर आई अंडरस्टूड, राइट अ शॉर्ट नोट. नो, एग्जाम्पल भी चाहिए उनको. कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सी द प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच रीड्स एज फॉलोज, वो लाइन कॉपी. सर हमको कैसे पता चलेगा? अब ये चैप्टर्स पढ़ोगे तो प्रियम्बल याद हो गई, इसमें मैंने लिख दिया लर्न एनी वन इन फ्यूचर. ओके, देखो ध्यान से. तो प्रियम्बल का यूज आप समझ पाए क्या हो रहा है? प्रियम्बल किस हद तक इंपॉर्टेंट है? तो प्रियम्बल प्लेन वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, और कई जगह एमसीक्यूज में ना ये लाइन लिख देते हैं, लोग समझ नहीं पाते. अभी मैं आपको लिखवा देता हूं. प्रियम्बल में जो बातें लिखी हुई होती है ना, इट कंटेन्स, कई बार एग्जाम में आता है डैश कंटेन्स द रिसाइटल्स, बोलते हैं इसको लीगल लैंग्वेज में, जो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, रिसाइटल्स एंड प्रिपेरेटरी स्टेटमेंट्स. तो याद रखना प्रियम्बल कंटेन्स रिसाइटल्स एंड प्रिपेरेटरी स्टेटमेंट्स, मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट्स जो एक्ट के बारे में होता है उसको प्रिपेरेटरी स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है मैंने. तो एग्जाम में जब एमसीक्यू आएगा डैश कंटेन्स द रिसाइटल्स एंड प्रिपेरेटरी स्टेटमेंट्स, अभी आप नहीं समझ पाओगे अगर लिख के रखो. तो प्रियम्बल कंटेन्स द रिसाइटल्स एंड प्रिपेरेटरी स्टेटमेंट्स, रिमेंबर दिस. फिर यहां पर है ना हिंदू मैरिज एक्ट का एक प्रियम्बल दिया है, हम पढ़ते हैं. इट विल अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज बिटवीन हिंदूज. इसका मतलब क्या है बताओ? लिखा हुआ है, हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइडेड, प्रियम्बल क्या बोलता है? अ मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज. मजेदार चीज है, देखो, मैरिज दो लोगों के, दो हिंदूज के बीच में हो सकती है, एंड प्रियम्बल बोलता है कि हम हिंदूज के बीच में जो शादियां होंगी उससे रिलेटेड लॉ को वो करेंगे, मतलब लॉ बनाएंगे उससे रिलेटेड. यहां पर इस मे वर्ड को मैं एक और एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा. मे इज रेड एज शैल. कल मैंने कंपनीज एक्ट का एग्जांपल दिखाया था ना, सेक्शन 3 में लिखा है अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस. तो हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा है मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज. ये जो मे है ना, ये शैल है. मतलब क्यों? अगर एग्जाम में आता है कभी एक हिंदू लड़का और एक क्रिश्चियन लड़की शादी किए, दे विल नॉट बी गवर्न्ड बाय हिंदू मैरिज एक्ट. क्यों सर? यहां तो लिखा था इट मे बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज, इट मे नॉट बी सोलेमनाइज्ड. मे नहीं, शैल है. यानी कि दो हिंदूज के बीच में जब शादी होगा तो ही हिंदू मैरिज एक्ट पिक्चर में आएगा. इससे ये भी क्लैरिटी आ गया कि यहां जो वर्ड मे है इसमें दो काम हो रहा है. वो जो रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन कल पढ़े थे ना, कभी कभी मे को शैल की तरह ट्रीट किया जाता है. ऊपर से यहां पे हम प्रियम्बल का लैंग्वेज दिखा रहा है कि प्रियम्बल में भी यही लिखा हुआ है. देखो कि प्रियम्बल से हेल्प मिला हमको कि मैरिज बिटवीन हिंदूज होना चाहिए, और यहां मे वर्ड था. तो मे से तुमको लग रहा होगा हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू एंड गुजराती, या जो सॉरी हिंदू एंड क्रिश्चियन, नहीं चलेगा, बिकॉज प्रियम्बल में बोल दिया मैरिज बिटवीन हिंदूज आर गवर्न, तो दोनों हिंदूज होने चाहिए. ये मे वर्ड को इंटरप्रेट करने के लिए प्रियम्बल का इस्तेमाल किया गया है यहां पर. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो प्रियम्बल कंटेन्स द रिसाइटल्स, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स बोलते हैं जिसको, और ये लॉन्ग टाइटल से बेटर है, ऑब्जेक्टिव बेटर समझाता है प्रियम्बल. बट ये प्लेन प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं करता. जो प्लेन प्रोविजंस हैं उसको ओवरराइड प्रियम्बल नहीं करता है. दिस इज फॉर श्योर. नेक्स्ट, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर. पता है हमारे कंपनीज एक्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ है. आप जब कंपनीज एक्ट पढ़ोगे ना, मेरे से कभी बेयर एक्ट दिखाऊंगा, ऐसे हेडिंग्स दिए हुए हैं: इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स, शेयर कैपिटल. फिर शेयर कैपिटल हेडिंग देके उससे रिलेटेड सेक्शंस आ जाते हैं बहुत सारे. फिर ऑडिट के सारे सेक्शंस एक जगह है. तो फायदा क्या होता है हेडिंग्स पढ़ के? एक लड़का बोलता है सर हेडिंग एंड चैप्टर ये ना लगता है कि उन सेक्शंस के प्रियम्बल है, यानी कि अब क्या आने वाला है उसके नीचे पहले से आइडिया पता चल जाता है. तो लिखा हुआ है दे आर प्रीफिक्स्ड टू सेक्शंस और ग्रुप ऑफ सेक्शंस. तो इनमें हेल्प मिल जाता है. हेडिंग्स एंड चैप्टर हेडिंग से क्या मिलता है? दे आर प्रीफिक्स्ड टू सेक्शंस और ग्रुप ऑफ सेक्शंस.
जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हमारे कंपनीज एक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स क्रिएटेड है, इनकॉर्पोरेशन, शेयर कैपिटल, और एक नाम आपको मिलेगा इस टाइप का, ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स, वाइंडिंग अप, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अलग अलग चैप्टर्स क्रिएटेड है। फॉरेन कंपनीज, प्रोड्यूसर कंपनीज, एक अलग चैप्टर क्रिएटेड है, और फिर उससे रिलेटेड सेक्शंस आ जाते हैं। तो लैंग्वेज क्या है? अगर एग्जाम में आ जाए, व्हाट इज द यूज ऑफ हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर, कोई बताओ, पहला लाइन बताओ। दे आर वन ऑफ द internal aids to interpretation of statutes. They are prefixed to sections or group of sections for understanding the purpose of those sections. But इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ये हेल्प है पर ये पूरा सही हेल्प नहीं है। कैसे सर? बताता हूं, लिख देना, they cannot control the plain words of the act. लिख देना, मैं बताता हूं, लिखो यहां पर, लिखो, मैं लिख देता हूं, एक सेकेंड। They cannot control the plain words, सिर्फ हेडिंग है, एक हेल्प है। They cannot control the plain words of the act. प्लेन वर्ड्स को यहां पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। They cannot control the plain words of the act. They cannot control the plain words of the act. Is it fine, everyone? तो अभी तक 3 इंटरनल एड्स पढ़े आज हम लोग। पहला था शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, लॉन्ग टाइटल शॉर्ट टाइटल से बेटर था। फिर था प्रीएम्बल, प्रीएम्बल लॉन्ग टाइटल से बेटर था। मोर कॉम्प्रिहेंसिवली स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द एक्ट बताता है, बट preamble cannot override the plain provisions of the act. Understood, everyone? Next, marginal notes और footnotes, ऐसा कुछ नजर आ रहा लिखा हुआ? marginal notes, पता है जब ओरिजिनल एक्ट पास होता है ना, तो अभी हम लोग को जब मार्केट का बुक्स मिलता है ना, उसमें सब पैराग्राफ फॉर्मेट में मिलता है। ओरिजिनल एक्ट जब आता है, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास है यहाँ पे भी, धूले है, मैं छू नहीं रहा, मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम है, नीचे के कुछ बेयर एक्ट्स है मेरे पास। ओरिजिनल एक्ट्स में ना, जैसे इधर चैप्टर हेडिंग है, सॉरी सेक्शन हेडिंग है, इधर वाइट स्पेस रहता है, जैसे इधर दिखाता हूँ, ये बुक देखो। ओरिजिनल एक्ट जब बनता है ना, सपोज बेयर एक्ट जब बाजार से लाते हैं हम लोग, या जब ओरिजिनल पब्लिकेशन है, सेक्शन 3 है, यहाँ पूरा खाली रहता है, फिर यहाँ एक्ट होता है, और फिर यहाँ ऐसे ब्रैकेट में लिखा रहता है ओल्ड लॉ सेक्शन नंबर 5। पहले सपोज सेक्शन 5 था, अब क्या है? कुछ रेफरेंसेस लिखे रहते हैं। तो ये जो मार्जिन वाले नोट्स होते हैं, साइड नोट्स, इनसे क्या फायदा मिलता है? थोड़ा बैकग्राउंड पता चल जाता है, पहले क्या था, अब क्या है, पहले कौन सा सेक्शन नंबर था, अब क्या है, पर ज्यादा कोई हेल्प नहीं मिलता है। तो यही लिखा हुआ है, देखो, दे कैन नॉट बी यूज्ड, बट एक जगह यूज होते हैं। कहां पे यूज होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाले जो मार्जिनल नोट्स होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नंबर की जगह हम लोग आर्टिकल नंबर्स बोलते हैं, पता है ना? आर्टिकल 19, आर्टिकल 32 रिट पिटीशन, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। तो मार्जिनल नोट्स वैसे यूज नहीं होते हैं, बट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक एक्सेप्शन है, वहां के जो मार्जिनल नोट्स होते हैं वो सहायक हैं, उस समय वो यूज होते हैं। अंडरस्टूड? कई जगह फुट नोट्स में लिखे रहते हैं, कई बार साइड नोट्स में लिखे रहते हैं। तो ये 2-2 मार्क्स के लिए सब लैंग्वेज आना चाहिए। पर पहला लाइन क्या होगा? दिस इज वन ऑफ द इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। स्टूडेंट्स ये लाइन लिखना ही भूल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस। ये क्या इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बताता हूं। एक सेक्शन 2 सुना है, हर एक्ट में होता है। मोस्ट ऑफ द एक्ट्स में एक सेक्शन नंबर 2 होता है जहां पर डेफिनेशंस दिए रहते हैं कि इस एक्ट में ना बहुत सारे वर्ड्स यूज होने वाले हैं, तो वो बहुत सारे वर्ड्स के डेफिनेशन हम हर सेक्शन में बार बार डिफाइन करेंगे। क्या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? डू आई डिफाइन इन एवरी सेक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर? नहीं ना। तो डेफिनेशंस जो दिए हुए रहते हैं ना, उसका फायदा क्या होता है? एक जगह दे दो तो बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता उस डिफाइन को। जैसे शुरू में नेटवर्क डिफाइन कर दिया कंपनी लॉ में, तो अब नेटवर्क कई सेक्शंस में आएगा, तो मुझे बार बार नेटवर्क नहीं पढ़ना पड़ता है। शुरू में कैपिटल वर्ड डिफाइन कर दिया, शुरू में डायरेक्टर केएमपी वर्ड डिफाइन कर दिया, सुने हुए सब नाम कभी? शुरू में होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 में अलग अलग क्लॉजेस में डिफाइन कर दिया। तो ये फायदा होता है डेफिनेशन का कि बार बार हमें उसको रिपीट नहीं करना पड़ता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, डेफिनेशंस अगर कंपनीज एक्ट के हैं तो यहां डेफिनेशन अलग है, इनकम टैक्स एक्ट में वही वर्ड का डेफिनेशन अलग होगा।
होता है ऐसा, कई जगह सेम भी होता है। जैसे रिलेटिव वर्ड सुने हो, रिलेटिव कंपनी लॉ में मैंने पढ़ाया था आपको, कभी लाइफ में या पढ़ाऊंगा। वहां कंपनी लॉ में डेफिनेशन अलग है, इनकम टैक्स लॉ में अलग है। तो यहां पे ये सिखाया जा रहा है किस एक्ट में आप कौन सा डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए यूजफुल है। इट मे नॉट अप्लाई यूनिवर्सली। एंड डेफिनेशन के अंदर एक और एक चीज है, सम डेफिनेशन यूजेस द फ्रेज मीन्स, some definition uses the word includes. When a definition uses the word means, it means बस यही उसका meaning है, definition is exhaustive बस. But some definitions use the word includes. Then what do you mean by that? It's very broad. A lot of things are covered. समझ में आ रहा है? आइए पढ़िए. यूजुअली वही मीनिंग हम अडॉप्ट करते हैं जो डिफाइन हो, अनलेस देयर इज समथिंग कॉन्फ्लिक्टिंग. कई जगह एक सेक्शन के अंदर लिख देते हैं यहां पे ये मीनिंग चलेगा, सेक्शन 2 का मीनिंग नहीं चलेगा. मीन्स का मतलब क्या है? प्राइमा फेसी रेस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव. लर्न करना है वर्ड, पूछ लेते हैं एग्जाम में. जैसे डायरेक्टर में मीन्स वर्ड यूज हुआ है. इंक्लूड्स में डेफिनेशन इज एक्सटेंसिव. ये सब एमसीक्यू में आ जाता है वर्ड्स कि एक्सटेंसिव में मीन्स होगा या इंक्लूड्स होगा. लिखा लर्न वर्ड लिखा तब फोकस याद रहेगा. हम बार बार बोल रहे हैं इस चैप्टर को एक बार है ना 1-2 दिन के अंदर ही लिख के नक्की करो. अब छोटा छोटा, अभी तुमको लग रहा हो क्या होगा एक चैप्टर से, अचानक 20 दिन बाद पता चलेगा 12 चैप्टर हो गया. जैसे अगर कंपनी लॉ में जो ऑलरेडी पढ़ रहे थे अब देखो तो बहुत कुछ हो गया. एक बुक पतला वाला हो गया, मोटा वाला बुक भी जो लोग पहले से पढ़ रहे थे आधा हो गया, अब इजी इजी पोर्शंस बचा है. धीरे धीरे सब समेट जाएगा. तो प्लीज ट्राई टू कंसोलिडेट इट एवरी डे. मीन्स एंड इंक्लूड्स दोनों शब्द मिले. अच्छा, कई बार मीन्स भी रहता है इंक्लूड्स भी रहता है, तो फिर वो एक्सटेंसिव कैटेगरी में आ जाएगा. जैसे इंक्लूड्स वर्ड आ जाता है पैराग्राफ में, थिंग्स बिकम वेरी ब्रॉड. और कई बार कोई चीज का डेफिनेशन एक्ट में दिया ही नहीं है, तब क्या करते हैं हम लोग? पूरा एक्ट खोज लिए, डेफिनेशन मिल ही नहीं रहा है, तब क्या करेंगे? देन वी विल रेफर जनरल क्लॉजेज एक्ट. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे एक्ट में नहीं मिला है, तो एक और एक एक्ट है इस दुनिया में, वो भी हेल्प करता है इंटरप्रेटिंग लॉ में. सर हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स चैप्टर पढ़ रहे थे ना. जनरल क्लॉजेज एक्ट इज ऑल्सो एन एक्ट विच हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन. तो लिख लो एक लाइन, when a word is not defined, जिसके नहीं लिखा हुआ लिख लेना, in the act, when a word is not defined in the act, we refer general clauses act. We may refer general clauses act, क्योंकि वहां पे भी कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दिए हुए रहते हैं. पर ये पता है क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एड हो जाएगा. बताओ क्यों? क्योंकि हम अपने एक्ट से बाहर निकल गए. हम बताना चाह रहा था थोड़ा सा कि कई बार हमारे ये जो हम डेफिनेशनल सेक्शंस देख रहे थे, तो मेरे एक्ट के अंदर डिफाइन किए हुए थे वर्ड्स, अंडरस्टूड, जो इस एक्ट के लिए बस एप्लीकेबल हैं. बट हमारे यहां जब वर्ड डिफाइन नहीं है तो हम किसको रेफर करते हैं? कई बार जनरल क्लॉजेज एक्ट. सर वहां भी नहीं मिला तो डिक्शनरी डेफिनेशंस. कई बार हमें डिक्शनरी डेफिनेशंस देखने पड़ते हैं, इंग्लिश डिक्शनरी के डेफिनेशंस, नॉर्मल मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड. तो ये बहुत सारी बातें हैं. 4 नाम बताओ, चलो बार बार लेके चल रहा हूं. लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, फिर क्या था? प्रीएम्बल. उसके बाद क्या था? हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर. हम पता इमेजिन कर रहे हैं बुक खुल रहा है, बेरक खुलते हुए महसूस कर रहा है. पहले शॉर्ट टाइटल दिखाई दिया, फिर लॉन्ग टाइटल, फिर प्रीएम्बल कई बार, फिर मेरे को टाइटल्स चैप्टर हेडिंग्स दिखाई देने लगते हैं जब बेरक के पन्ने पलटते हैं, फिर मार्जिनल नोट्स दिखाई देने लगते हैं, फिर सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दिखाई देने लगता है. जस्ट सोचो बुक खुल रहा है, अपने आप आपको पॉइंट्स रटना नहीं पड़ेगा. थिंग्स विल बी वेरी क्लियर बिफोर यू. अब देखो एक और वर्ड, कई बार सेक्शन के अंदर एक वर्ड आता है इलस्ट्रेशंस. तुम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हो? वहां पर इलस्ट्रेशन, ये एक्ट के अंदर वर्ड लिखा रहता है इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल. तो इलस्ट्रेशंस क्या होता है? ये सेक्शन के बाद होता है, दे फॉलो आफ्टर द सेक्शंस.
दे आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट. देखो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉरी they form part of the statute और they help. जैसे ये साउंड माइंड क्या होता है नहीं होता है वो कहां पे एक्सप्लेन्ड है. जैसे हम लोग बोलते हैं पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, तो सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन्ड है. तो एग्जांपल देना पड़ेगा. तो सेक्शन इलस्ट्रेशंस क्या होता है, ये सेक्शन के बाद एक अचानक पैराग्राफ शुरू होता है, हेडिंग दिया रहता है इलस्ट्रेशंस. वैसे हिंदी मीनिंग हम सब जानते हैं, सर एग्जांपल से समझा देता है अंदर क्या बोलना चाह रहा है. पर तुमको एग्जाम में क्या लिखना होगा, दे फॉलो द टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन. फॉलो मतलब आफ्टर द सेक्शन इज ओवर देन अ पैराग्राफ स्टार्ट्स इलस्ट्रेशन. एग्जाम्पल दे दिया. एक एग्जाम्पल और है आपकी किताब में, इंडियन पीनल कोड सुने हो आप, क्राइम से रिलेटेड है. उसमें तो हर पैराग्राफ में इलस्ट्रेशंस भरती है एक्ट के अंदर. ये बेस्ट एग्जाम्पल एक्चुअली. इंडियन पीनल कोड में जैसे आपने 420 सुने हो, अरे सेक्शन 420 अपने कहीं नहीं बोलते हैं 420. ये 420 नंबर आया कैसे, 210 क्यों नहीं आया? क्योंकि 420 इंडियन पेनल कोड का एक सेक्शन है जहां धोखाधड़ी और इस टाइप का काम होता है. तो वहां ना इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये चीजें एग्जाम्पल्स हैं. तो इलस्ट्रेशंस क्या होता है, वो थोड़ा बहुत हमें हेल्प करने में, समझने में हेल्प करता है कि क्या बोलना चाह रहा है सेक्शन. बट वो लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन को मॉडिफाई नहीं कर सकता. दे कैन ओनली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग सम एस्पेक्ट. सो लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस आर गिवन इन इंडियन पीनल कोड. लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस आर गिवन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बोलो दोनों एग्जांपल्स देखो, मार्क कर लो. इज इट ओके? चेक कर लो. इज इट ओके? नेक्स्ट. वहां एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दिया था हम लोग, साउंड माइंड वाला. अब ये भी मैंने बताया आपको लॉ पढ़ाते वक्त, कई बार कोई पैराग्राफ क्या ना प्रोवाइडेड दैट लिखा रहता है. कई बार देखे हो कंपनी लॉ पढ़ते वक्त, कई बार देखे हो, झुटला नहीं सकते हो. सो इट इज यूजुअली व्हाट एन एक्सेप्शन टू दैट सेक्शन. यानी सपोज एक लाइन आया और फिर प्रोवाइजो आ गया, तो इसका मतलब ये ऊपर वाले का क्या है, एक्सेप्शन है. जैसे स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन सुने हो कभी लाइफ में. स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी whose paid up capital do not exceed dash crores and turnover do not exceed dash crores. फिर लिखा रहता है provided it will not apply to following. मतलब कि ये जो नीचे नाम है ना, होल्डिंग सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट अंडर स्पेशल एक्ट, चाहे वो उनके लिमिट सेटिस्फाई हो रहे हो पर वो स्मॉल कंपनी नहीं माने जाएंगे. सुना हुआ लग रहा है कभी ये चीज कि कुछ कुछ कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं माने जाते. तो ये चीज कहां लिखा हुआ था, प्रोवाइजो में. इट क्रिएट्स एक्सेप्शन. एग्जाम्पल हम जो इजी बोला, डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, ऐसा बहुत जगह है. डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसमें भी डाल रहा है वर्ड्स. अब इसमें नया चीज दिखाऊंगा. ये सबको आता था कि प्रोवाइजो मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन टू द सेक्शन. एक्सेप्शन टू अ सब सेक्शन, मतलब एक कोई पर्टिकुलर सब सेक्शन को का आप एक्सेप्शन जनरेट करते हैं. अब आप देखोगे, तुमने कभी ओपीसी सुना है? सेक्शन 3 में ओपीसी का कॉन्सेप्ट था. उसमें बहुत बार ओरिजिनल कभी गूगल करना, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसमें कई बार प्रोवाइडेड 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 आएगा. तो वो वहां पे प्रोवाइडो वर्ड पता है क्यों यूज हुआ, कोई नए कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए. या सेक्शन 139 सुने हो कभी लाइफ में, ऑडिटर्स पढ़ोगे, ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट है. वहां कम से कम 5 बार प्रोवाइजो वर्ड आया है. वो क्यों आया, एडिशनल कंडीशन समझाने के लिए. यानी प्रोवाइजो का आज तक हम क्या जानते थे कि प्रोवाइजो वर्ड हेल्प्स इन कार्विंग आउट एक्सेप्शन टू द मेन सेक्शन. बट आज क्या जाने कि हम व्हेन वी रेड सेक्शन 139 देयर आल्सो दिस वर्ड प्रोवाइडेड दैट केम नंबर ऑफ टाइम्स, एंड वहां पर इसका यूज क्या हो रहा था, फॉर इंसर्टिंग सम एडिशनल पॉइंट्स और कंडीशंस, फॉर एक्सप्लेनिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट. यानी प्रोवाइजो वर्ड के कई क्लॉज होते हैं, कई और यूज भी होते हैं. तो वो जो 139 कर लोगे ना तब समझोगे. इफ यू हैवंट डन 139 यू विल नॉट अंडरस्टैंड. जो लोग कैलकाटा में मेरे से 139 करेंगे आप भविष्य में, और जो कर चुके थे अंडरस्टूड व्हाट इज वन दिस अबाउट, कि फॉर एडिशनल कंडीशंस सेक्शन 139 वाज इंसर्टेड. फॉर एडिशनल कंडीशंस सेक्शन 3 ओपीसी वाज इंसर्टेड. इज इट ओके? श्योर एवरीवन? उसी तरह एक और एक क्लॉज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेविंग क्लॉज.
सेविंग क्लॉज क्या होता है? देखो वर्ड लिखो सेविंग क्लॉज, एग्जाम में नहीं पूछता है, समझने के लिए। कई बार है ना ऐसा लिखा रहता है, ये हमारा सेक्शन 13 आपने सुना होगा कंपनीज एक्ट में, एक नंबर है सेक्शन 13, उसका लैंग्वेज ये है, पढ़ के देखो लैंग्वेज क्या है सेक्शन 13 का। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन, व्हाट हाउ इज सेक्शन 13 रेड, पढ़ के देखिए। Except as provided in section 61, comma, a company may alter its memorandum of association by passing special resolution. इसका मतलब क्या बताओ? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नाम सुने हो? नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, नाम सुने हो? ओपीसी में एक एक्स्ट्रा होता है सक्सेशन क्लॉज। तो बोलते हैं कि नॉर्मली आप कंपनी के कोई क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम को चेंज करना हो तो क्या पास कर सकते हो? स्पेशल रेजोल्यूशन। सर बोलना क्या चाहते हैं आप? लिखा एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड, मतलब कि इस केस में कुछ और होगा। सेक्शन 61 में कैपिटल क्लॉज के कुछ कुछ चेंजेस को करने के लिए कुछ अलग प्रोसीड्यूर है, वहां एक्चुअली में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम होता है। तो एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? इट इज प्रोटेक्टिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 61, कि 61 में जो प्रोसेस लिखा हुआ है उसको अलग ढंग से आप ऑपरेट करोगे। सो सेविंग क्लॉज इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन, इट्स अ प्रोवाइजो which is used to protect the provisions of section 61 in the Companies Act. Section 13 में एक saving clause था. What is saving clause? Except as provided in this section, comma, जब भी ऐसा लाइन आएगा except as provided, मतलब कि बाकी केस में आप अपना मेमोरेंडम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चेंज कर सकते हो। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? मत भोला चेहरा बनाना, वोट्स इन फेवर आर एटलीस्ट 3 times the votes again। बाकी सब केस में आप ये कर सकते हो, बट सेक्शन 61 के केस में आपको 61 का प्रोसीड्यूर फॉलो करना होगा, और उसका प्रोसीड्यूर का अंदर का बात बता दिया, ओआर लगता है वहां पर। उसमें ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बातें हैं, इट इज डन बाय ओआर, अदर ऑल्ट्रेशंस बाय एसआर। बाकी ऑल्ट्रेशंस एसआर से होते हैं जो आप सेक्शन 13 में देखते हो, फुल स्टॉप है, और बाकी 61 वाले ऑल्ट्रेशंस ओआर से होते हैं। तो आज क्या पता चला? वेट, इंटरनल एड्स बताओ, चलो बुक खोलते हैं। पहले क्या दिखाई दिया? शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, फिर प्रीएम्बल, फिर पन्ने बदले तो दिखाई दिया, अरे चैप्टर हेडिंग शुरू हो रहा है अलग अलग, टाइटल्स सॉरी हेडिंग्स एंड चैप्टर हेडिंग्स, फिर ओ मार्जिनल नोट्स दिखाई देने लगे मेरे को, एकदम विजुलाइज करो। उसके बाद मुझे सेक्शन 2 डेफिनेशंस दिखाई देने लगा उसके बाद अरे कुछ इलस्ट्रेशंस भी दिखाई देने लगे, फिर मेरे को प्रोवाइजो क्लॉज दिखाई देने लगा। बोलो यही सब था क्या अभी तक? अब देखो कई बार सेक्शन के अंदर एक वर्ड रहता है, जैसे इलस्ट्रेशन एक वर्ड रहता है, वैसे सेक्शन के अंदर एक वर्ड रहता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन से तो नाम से पता चल गया, इट इज एडेड व्हाई? टू इंक्लूड समथिंग इन द सेक्शन और एक्सक्लूड समथिंग। जैसे नेशनल हॉलीडे वर्ड आता है सेक्शन 96 में, तो उसका मीनिंग है ना एक्सप्लेनेशन के अंदर दिया हुआ है। कई सेक्शंस में ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसका मीनिंग कहां दिया हुआ रहता है? एक्सप्लेनेशन में। इसमें ऐड भी होता है, माइनस भी होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुमने शेड्यूल 3 सुना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो वैसे ही शेड्यूल्स कई बार एक्ट में आते हैं, लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है? दे फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्ट, बट साथ में पढ़ना पड़ता है शेड्यूल्स एंड एक्ट को। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शेड्यूल्स कभी भी एक्ट के ऊपर चढ़ के नहीं बैठ सकता। शेड्यूल्स कैन नॉट प्रिवेल ओवर द एक्ट। बेस्ट एग्जांपल, आपने कभी सुना है शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना चाहिए ताकि ट्रू एंड फेयर व्यू देखे, पर शेड्यूल 3 में कोई ऐसा बात कभी फॉर्मेट में नहीं हो सकता है कि वो एक्ट में जो ट्रू एंड फेयर व्यू है उसको डिस्टॉर्ट कर दे। या आप एक दिन मेरे से पढ़ोगे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, आज भी सुना था ना मेरे मुंह से आपने नाम। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन सेक्शन 198 के अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है, और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की बात शेड्यूल 5 में दी हुई है। कंपनीज एक्ट में कितने शेड्यूल्स हैं पता है आपको? 7। लास्ट वाला सीएसआर का शेड्यूल है कि क्या क्या एक्टिविटीज सीएसआर माना जाता है। तो शेड्यूल 5 में भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है, सेक्शन 198 में भी रेम्यूनरेशन है। सर किसको सही मानना है? दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ा जाता है। शेड्यूल्स एंड एक्ट आर रेड टुगेदर, पर सर कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, दोनों में अलग अलग बात लिख दे, तो किसका चलेगा? एक्ट विल प्रिवेल ओवर द शेड्यूल।
पहले तो कोशिश करो हमेशा हार्मोनियसली इंटरप्रेट हो जाए, पर कई बार हर समय हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो एक्ट विल प्रिवेल ओवर द शेड्यूल, रिमेंबर दिस। तो यहां तक हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये वाला तक इंटरनल एड्स। अच्छा, ये दोनों बुक्स में नहीं दिए हुए रहते हैं, पर एग्जाम में आ गए। ये भी है ना, आप कई बेयर एक्ट का सेक्शंस पढ़ते हो। अच्छा, आज जो मैंने वर्ड्स बोले आपको कभी एक्ट में दिखे, प्रोवाइडेड दैट आपको कभी इलस्ट्रेशंस वर्ड दिखाई दिया एक्ट में? अब अगली बार एक्सप्लेनेशन भी देखना, कभी आए तो याद करना, सर पढ़ाए थे। कई बार एक्ट में ना ऐसा वर्ड दिखाई देता है, नॉट विथ स्टैंडिंग। अरे बाबा, सब्जेक्ट टू। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है पता है? चाहे उधर कुछ भी लिखा हो, ये सेक्शन ओवरराइड करेगा सब पर। जैसे एक सेक्शन है, वहां पे लिखा हुआ है शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। आपने अकाउंट्स टीचर से सुना होगा, उसके एक्सेप्शंस होते हैं, वो अलग चीज है। सेक्शन 53 है शायद, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। पर 52 में पता है क्या लिखा हुआ है, 54 में, कि स्वेट इक्विटी शेयर्स आप डिस्काउंट पे अपने एम्प्लॉइज को कई बार इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं, अगर वो कुछ आपको दिमाग से कुछ नया फॉर्मूला दिया हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो क्या होता था, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे यहां लिखा हुआ है, देखो सेक्शन 54 में अलाउड है स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, एट डिस्काउंट दिया जाता है। और 53 में क्या लिखा था भैया, डिस्काउंट पर शेयर्स अलाउड। तो 54 का पहला लाइन पता है क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 53, मतलब 54 विल हैव प्रायोरिटी, सुप्रीमेसी ओवर 53। तो इंग्लिश देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग गिव्स ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर प्रोविजंस, यानी 54 किसके ऊपर चढ़ के बैठ गया, 53 के ऊपर। ऐसा कई बार आता है। ऐसे तो अपनी कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को खरीद नहीं सकता है, पर खरीदना है तो 68 फॉलो करके खरीदना पड़ेगा। तुम अभी ये वाला समझो, काम हो जाएगा। तो एग्जाम में आता है डैश फ्रेज, सुनो एग्जाम में क्या आएगा, डैश फ्रेज गिव्स ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर प्रोविजंस, नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज, जिसका और एक नाम है नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। वापस लिखो, ओवर राइडिंग इफेक्ट। इंक चेंज करना होगा, कुछ कारण है, 2 मिनट बाद पता चलेगा। ओवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अदर्स, ओवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। पूरा एमसीक्यू का आंसर चेंज हो जाएगा ओवर शब्द से। इट गिव्स ओवर राइडिंग इफेक्ट ओवर अदर्स। अगर वीडियो बंद हो जाएगी, हम वापस आएंगे, जाइएगा मत। इट गिव्स ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर, डिड यू अंडरस्टैंड? वैसे ही कई बार आता है सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ऐसा लिखा रहता है। एमओए एंड एओए कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग एसआर। सब्जेक्ट टू दिस या सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल दिस कैन बी डन। इसका मतलब पहले क्या चीज पाना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स अप्रूवल, फिर काम करिएगा। यू कैन गो टुडे टू योर फ्रेंड्स प्लेस सब्जेक्ट टू ग्रैंडफादर्स परमिशन। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बताओ, ग्रैंडफादर्स परमिशन। तो सब्जेक्ट टू वर्ड क्या करता पता है? सब्जेक्ट टू वर्ड जब लॉ में आता है, इट गिव्स, इंग्लिश ध्यान से देखना, ओवरराइडिंग इफेक्ट, वापस से मीनिंग चेंज होगा, अब देखना, टू अदर प्रोविजंस, दूसरे चीज को इंपॉर्टेंट बनाता है। तो लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग नॉन ऑब्स्टेंट लिख के आ जाता है। फर्क क्या है दोनों में, आप मेरे को बताओ पढ़ के। वो सब्जेक्ट टू के बाद जो लाइन लिखी होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है। अगर हम लिख दें सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल इन जनरल मीटिंग दीज पावर्स कैन बी एक्सरसाइज, यानी कि फर्स्ट गेट दी, यानी कि ओवरराइडिंग इफेक्ट टू अदर प्रोविजन, यानी कि शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज मोर पावरफुल देन डूइंग दोस थिंग्स। पहले अप्रूवल पाइए फिर वो काम करिए। ये ओवर नहीं है। सब्जेक्ट टू फ्रेज के बाद जो भी वो फ्रेज आता है, दैट इज हैविंग सुप्रीमेसी ओवर अदर फॉलोइंग फ्रेज। एक लड़का बोलता सेम ही तो चीज है, सेम है क्या बताओ? यहां पे क्या था, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 53 शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स वाला लाइन ज्यादा पावरफुल था, वो डिस्काउंट वाला जो पहले मना वाला चीज था उसको ओवरराइड कर रहा है। पर सब्जेक्ट टू में बाद वाला लाइन कम पावरफुल है, सब्जेक्ट टू के बाद वाला जो इमीडिएट वर्ड है वो ज्यादा पावरफुल है, यानी कि सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल दिस कैन बी डन, सो इट इज गिविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट टू अदर प्रोविजंस। और यहां पे इट इज हैविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर प्रोविजंस, दोनों में फर्क है। तो सब्जेक्ट टू क्लॉज ये एक सबऑर्डिनेट सेक्शन होता है कई बार, जो
बाद वाले चीज को सबॉर्डिनेट बना देता है और खुद क्या हो जाता है, सुप्रीम। दोनों में ओवरराइडिंग इफेक्ट आ रहा है, पर बात समझा क्या चीज है। तो ये भी कई बार इंटरनल एड्स की तरह यूज होते हैं। अब क्या देखोगे आप, ध्यान से देखो। अब पहले नाम पढ़ो, मैं आता हूं जब तक मिलके एक जन से, बीच में एक ब्रेक भी हो जाएगा। एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, थोड़ा समझा के जाता हूं और फिर एक पेज भी दे के जाता हूं, उससे समझ पाओगे। कई बार मैंने बोला ना, हमें दूसरे एक्ट्स को रेफर करना पड़ता है। जब व्हेन आई से आई एम रेफरिंग टू अदर एक्ट्स, हम इंटरनल है या एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। कंपटीशन एक्ट नाम सुने हो कभी? एमआरटीपी था पहले, उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आया। कंपटीशन एक्ट में गुड्स वर्ड आता है और वहां पता है बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया है। गुड्स हियर मींस गुड्स है एज डिफाइंड इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो मुझे कहां जाके मीनिंग देखना होगा, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मीनिंग गुड्स का अलग है। तो दिस इज एक्सटर्नल हेल्प। या मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि जब आपके यहां कोई डेफिनेशंस नहीं दिया गया हो, वी रेफर टू जनरल क्लॉजेस एक्ट, तो ये भी क्या हो गया, एक्सटर्नल हेल्प। कई बार ऐसा बहुत बार होता है, कंपनी लॉ में डेफिनेशन दिया रहता है, डिपॉजिटरी मींस डिपॉजिटरी एज डिफाइंड इन डिपॉजिटरीज एक्ट। नाम सुने हो? एनएसडीएल, सीडीएसएल, डीमैट सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं। तो व्हेन वी रेफर टू अदर एक्ट्स, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक्सटर्नल हेल्प। और कोई लॉ जब आता है तो हमें हिस्टोरिकल सेटिंग देखनी पड़ती है कि आने के पहले कौन सा कंपनीज एक्ट था 1956, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था। से बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे उसमें, और क्या से स्कैम हो रहे थे, सत्यम का स्कैम, सहारा का स्कैम, सरकमस्टांसेस, ये सब क्यों देखते हैं? ताकि अब जब ये जो नया सेक्शंस आया है वो हम लोग समझ पाए। ऑडिटर्स का पूरा सेक्शन चेंज क्यों हो गया नए वाले में? क्योंकि पहले ऑडिटर्स के सेक्शंस थे ही नहीं, बहुत कम थे। तो हिस्टोरिकल सेटिंग, बैकग्राउंड, एक सिनारियो क्यों समझते हैं हम लोग? टू अंडरस्टैंड दिस एक्ट। तो एक्सटर्नली देख रहे हैं हम। इंडियन डिसीजंस को फॉलो करते हैं या फॉरेन डिसीजंस को? पहले इंडियन, कई बार फॉरेन भी फॉलो करते हैं। तो डिसीजंस ऑलवेज इंपैक्ट अस। कई बार इनकम टैक्स टीचर्स तो हर बात में जजमेंट्स यूज करते हैं, तो डिसीजंस भी इंटरप्रिटेशन करने में काफी हेल्प होते हैं। डिक्शनरी डेफिनेशंस भी एक्सटर्नल हेल्प होता है। नहीं सर, डेफिनेशन तो आप बोले थे ना इंटरनल हेल्प है, जो आपके सेक्शन 2 में दिया रहता है वो इंटरनल है। अगर आप डिक्शनरी देख रहे हो ऑक्सफोर्ड वाला, तो कौन सा हेल्प हो गया? एक्सटर्नल। तो ये सब चीजें बहुत सिंपल हैं। तो ये कहाँ है सर? अभी दिखाता हूँ, एक और एक बुक से मार्किंग की हुई है, उसमें से आप थोड़ा लाभ उठाइए, मैं आता हूं जब तक। फुल पेज करके जाता हूं। हाँ, इंटरेस्टिंग, तुम लोग पार्टनरशिप एक्ट पढ़े हो? उसे बोलते हैं मिनिमम 2 पर्सन्स, कभी सुना होगा? मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया हुआ है कितने पर्सन्स हैं, पर कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है दैट मैक्सिमम पार्टनर्स कैन बी 50। तो ये भी क्या हो गया? एक्सटर्नल हेल्प। कई बार आपने नाम सुना होगा आईबीसी कोड, उसमें बहुत सारे इंसॉल्वेंसी लॉज को मिलाकर एक नया वो बना है। कोड मतलब होता है बहुत सारे लॉ को संगठित करके एक नया एक्ट बनाना। तो ये सब यहाँ है, मार्किंग शुरू करो, मैं आता हूँ, फुल पेज कर देता हूँ। जो मैंने समझा एक्सटर्नल वाला इजी है, ज्यादा टेंशन नहीं है। स्टार्ट मार्किंग। वो गुड्स का एग्जांपल लिखो कि गुड्स, फॉर डेफिनेशन ऑफ गुड्स वी रेफर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जो याद हो लिख दो, पढ़ना शुरू करो।
लिखा आप लोगों ने कि कंपनीज एक्ट 1956 को एनालाइज करने के समय, सॉरी 2013 को देखने के समय 56 क्यों देखते हैं? उस समय के लूप होल्स देखते हैं, और उसमें बहुत से स्कैंडल हुए थे, वो सत्यम वाले, सहारा वाले। आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ना, कई सेक्शंस जुड़े ही कंपनी लॉ में क्यों है बताओ? बिकॉज ऑफ दो स्कैंडल्स। एक बहुत फेमस सेक्शन आप पढ़ोगे एक दिन मेरे से, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, वो जुड़ाई क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्कैंडल्स। तो इस टाइप की चीजें हम लोग कहां पढ़ने लगे थे? एक्सटर्नल हेल्प में। यूसेजेस का मतलब है लाइक अ सॉर्ट ऑफ कस्टम्स प्रिवेलिंग, वो भी एक एक्सटर्नल हेल्प बन जाता है। एंड ये क्या है? पार्टनरशिप एक्ट, ये सब नाम दिखाई दिया आपको। और कई बार रिपील्ड एक्ट को भी देखते हैं, ये वही हो गया। कंपनीज एक्ट 1956 क्या हो गया? रिपील्ड हो गया। फिर भी हम क्यों देखते हैं उसको? उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन समझने के लिए। डिक्शनरी डेफिनेशंस पे आ जाइए। द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स मस्ट टेक कलर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। हाँ, डिक्शनरी में भी अगर 2-3 मीनिंग है तो हमें कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रखना होगा, अंडरलाइन किया। और जुडिशियल डिसीजंस लेइंग डाउन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन कॉन्स्ट्रिंग स्टैट्यूट्स इन पैरी मटीरिया विल हैव ग्रेटर वेट। मैं समझाता हूं, डरो मत, मैं समझाऊंगा। पहले यहां तक लिखे सब कोई। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। व्हाट इज पैरी मटीरिया? ये जो वर्ड है ना पैरी मटीरिया, इसका सिंपल मीनिंग समझने का स्टाइल है कि सेम सब्जेक्ट मैटर पे कई बार दो कानून दिखते हैं। सर एग्जांपल दीजिए। तुमने कभी नाम सुना है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईएसआई एक्ट? समाज में रहते हो, ईएसआई, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एक और एक एक्ट है इस दुनिया में, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, जिसको पहले वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट के नाम से बोले जाते हैं। दे आर इन पैरी मटीरिया विथ ईच अदर, यानी ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर दोनों। कोई एक्सीडेंट हो जाए एम्प्लॉयज को तो यहां भी प्रोटेक्शन मिलता है, ईएसआई में भी, वहां पे भी मिलता है, पर दोनों से नहीं पैसा वसूल लेगा, दोनों में से एक से वसूलेगा वो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सपोज मेरे एक्ट में कोई मीनिंग नहीं है, पर इसी टाइप के सिमिलर एक्ट में वो चीज डिफाइंड है, तो हम वो वाला फिर अडॉप्ट करेंगे ना। लैंग्वेज क्या है कि कई बार कोई डिसीजंस आया हुआ है कोई मीनिंग ऑफ वर्ड्स को समझाते हुए, विच आर, जब वो किस चीज को समझा रहा था, कोई ऐसा सिमिलर स्टैट्यूट्स को। स्टैट्यूट्स इन पैरी मटीरिया मतलब क्या है? सिमिलर, लिखो एक्ट्स हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ रेमेडीज। एग्जाम्पल लिखो, एक्ट्स, ए कैपिटल, एक्ट्स हैविंग similar type of remedies. Acts having similar type of remedies. A capital, acts having similar type of remedies. Did you write it everyone? Acts having similar type of remedies. तो वहां कोई एक जुडिशियल डिसीजन आया है उस एक्ट के अंदर, ईएसआई के एक्ट के अंदर, और मेरे को एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट में उसका मीनिंग नहीं दिया हुआ है, तो वहां जो मीनिंग एक्सप्लेन हुआ, आई कैन यूज दैट। दैट इज द मीनिंग ऑफ पैरी मटीरिया। पैरी मटीरिया का मतलब है सेम टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फॉरेन डिसीजंस, इंडियन डिसीजंस, पहले इंडियन डिसीजंस लिख देना, देन फॉरेन डिसीजंस। और फिर एक नाम यहां मिसिंग है एक्सटर्नल हेल्प में, रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी। पता है कोई भी लॉ जब बनता है ना, बहुत सारे पार्लियामेंट्री कमिटीज बनते हैं। तो एक कंपनी लॉ जब हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, बहुत फेमस है, मोमेन ईरानी नहीं है, जे ईरानी, वो डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स थे। कई लोग को अरुणा ईरानी का भाई लग रहा होगा, पति लग रहा होगा। जे ईरानी कमेटी बहुत फेमस कमेटी है। वैसे आईबीसी कोर्ट में एक भगवती कमेटी है, वो बहुत फेमस है। तो हर एक्ट के जब इंटरप्रेट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो कमिटी होता है उसको देखना चाहिए। रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी, रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी। फॉरेन डिसीजंस कौन सा बहुत फेमस है? सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी, सुने हो ना, वेरी फेमस फॉरेन डिसीजन। तो हम फॉलो करते ही है ना, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स। तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, हम इंडिया के हैं, हम उसका क्यों फॉलो करें? बहुत कई फेमस जजमेंट्स आए हुए टाइम टू टाइम। जे ईरानी कमिटी फॉर कंपनी लॉ एग्जाम्पल। तो कमिटी तो यहां पे ऐड कर सकते हो, वेरियस कमिटीज। जहां आप एक्सटर्नल एड्स देख रहे थे ना, जहां आप एक्सटर्नल एड्स देख रहे थे वहां पे आप ऐड कर सकते हो। पेन नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, क्लास खत्म होने वाली है, सही टाइम पे खराब हुआ ये भी, चलेगा। तो वहां पे आप लिख सकते हो वेरियस कमिटीज। यहां पे लिखा आपने वेरियस कमिटीज भी एक एक्सटर्नल एड है। वेरियस कमिटीज के रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमिटीज इज वन ऑफ द एक्सटर्नल एड। रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमिटीज is one of the external aid.
reports of various committees is one of the external aid. Is it fine everyone? अब एक बात ध्यान से सुनो, एक पेज घुमाओ, ये दिख रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कैन यू गेट दिस? ये सिर्फ सीए वाले लोग करेंगे इफ यू आर डूइंग बोथ द कोर्सेज, सीएस वाले लोग इसको नहीं करेंगे, हल्का सा काट दीजिएगा। अगर आप सिर्फ सीएस कर रहे हो तो आप हल्का सा काट सकते हैं इसको। आ गया या पेन भी आ गया? सो टॉपिक अब ये आप हल्का सा काट दीजिएगा, लिखना ओनली फॉर सीए। मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ कि कई बार कई लोग दोनों कोर्स कर रहे होते हैं, सीएस वालों को ही नहीं करना है। उसके बाद ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मजा लो, बहुत देर से इतना सीरियस पढ़ाई की है। कॉमा लाइफ सुनियो, कॉमा, कॉमा से मीनिंग लाइफ में चेंज हो जाता है। ये देखो, अंजलि लिखी है राहुल को एक चिट्ठी, डियर राहुल, आई वॉन्ट अ मैन हु नोज वॉट लव इज। वाह, यू हैव रूइंड मी फॉर अदर मैन, तुमने मतलब मेरे को चुरा लिया है दूसरों से। आई यर्न फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तड़पती हूँ। आई हैव नो फीलिंग्स व्हेन वी आर अपार्ट, तुमसे जब दूर रहती हूँ मन से जज्बात खत्म हो जाते हैं। अपना बना लो, मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगी। अब अंजलि के हाथ में मेहंदी था, सपोज अपनी फ्रेंड को बोली भाग्यश्री को, भाग्यश्री मेरे नाम से चिट्ठी लिखना। भाग्यश्री देखो उसका बर्बाद कर दी जीवन। डियर राहुल, I want a man who knows what love is। सर सेम ही तो लिखी है, फुल स्टॉप। You have ruined me, फुल स्टॉप, बर्बाद कर दिया, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट लाइन तो ऐतिहासिक है, मैं दूसरे मर्दों के लिए तड़पती हूं, देखो फॉर अदर मेन आई यर्न, फुल स्टॉप। उसके बाद तो और गजब, तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं है। गजब, एपिक, एपिक है ये। इसको व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करना चाहिए। वन कोमा कैन ब्रिंग योर लाइफ इनटू कोमा। फॉर यू आई हैव नो फीलिंग्स। और उसके बाद और है भी, तुमसे जब दूर रहती हो तब शांति लगता है। तुम मुझे क्या अपनी हालत पर छोड़ दोगे? और उसके बाद राहुल भी जज्बात हो गया, जज्बाती हो गया। ए बहुत देखे अंजलि, ए अंजलि जा यहां से। बोले हम चिट्ठी लिखे मिला, मेरे जज्बात अच्छे लगे। बोले शट अप, आज से ब्रेकअप। और ब्रेकअप भी हो गया। वन कॉमा कैन डिवास्टेट यू। अब तो बोले कॉर्पोरेट एग्जाम्पल दीजिए, तो यहाँ पे एक कॉर्पोरेट एग्जाम्पल है, ये होमवर्क में पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। तो कॉमास आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कई बार। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे पता है बड़े बड़े कंपनी में कई बार सुनते हो ना, लॉयर ले लिया 50,000 10 मिनट का, क्योंकि एक कॉमा से कंपनी का पूरा कुंडली बदल देता है वो। इसको जरूर पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, अब सर मैं सपोज सिर्फ सीएस कर रहा हूँ, मुझे और क्या करना है? अच्छा ये पीछे क्या दिया हुआ है देखो, ये ऐसे समरी है, जितना आपने पढ़ा है उसकी समरी है। इधर आइए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पीछे। समरी में आप लिख सकते हो नॉट इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी आपको समराइज पढ़ा दिया है। किसी के बुक्स में हो सकता है भविष्य में मैं हटा ही दूं वो पेजेस। ये दिख रहा है मैंडेटरी प्रोविजन एंड डायरेक्टरी प्रोविजन में क्या फर्क है? व्हाट इज ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन? कल जो हम लोग पढ़े थे ना, लॉजिकल और ग्रामेटिकल के बीच में डिफरेंस याद आ रहा है? ग्रामेटिकल इज लिटरल कंस्ट्रक्शन और उसका एक्सेप्शन क्या होता है? लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। व्हाट क्वेश्चन 1 एंड 2 करना है, सीएस वालों को 1 एंड 2 करना है। 3 काटो, क्वेश्चन 3 इज ओनली फॉर सीए। क्वेश्चन 1 एंड 2 करोगे, क्वेश्चन 4 सब करोगे, क्वेश्चन 4 सब करोगे, क्वेश्चन 5 सब करोगे, क्वेश्चन 6 सब करोगे। वही है जो अपने लोग पढ़े, उसी के आंसर्स हैं। 7 सब करोगे, 8 सब करोगे, 9 सब करोगे, 10 सब करोगे, 11 सब करोगे, 12 सब करोगे, प्रियम्बल वाला क्वेश्चन सब करोगे। मिला क्या? रुकिए, अब सर तो हो ही गया, तो जाएं घर,
अरे हड़बड़ी क्या है, CS कर रहे हो भाई, खेला थोड़ी कर रहे हो। इंस्टीट्यूट मैट घर में जाके देखना, एक क्वेश्चन बच गया है, वो मैं जनरल क्लॉजेज एक्ट के संग CS वालों को कराऊंगा। और यहाँ का लैंग्वेज पढ़ मत लेना, दांत टूट जाएगा, जितना पढ़े हो सब भूल जाओगे। घटिया घटिया एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बुकिश लगेंगे। मेरे धांसू तगड़े एग्जाम्पल्स थे, गंगूबाई से लेकर, एवरी एग्जाम्पल वॉज वेरी गुड। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको जो दिख रहे हैं, एक भी मत केस लॉ पढ़ना यहाँ पर, वाह वाह, कुछ भी मत पढ़ना, जितना सीखे हो सारा भूल जाओगे। ये ऐसा चैप्टर बनाया, ये वाला चैप्टर इन लोगों का गंदा बना हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, व्हाट आर दे टॉकिंग। मैं बस नजर मार रहा हूँ कि कुछ अगर अच्छा लगा तो बोल दूं आपको। हॉरिबल, बहुत घटिया, कल्पना के बाहर। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा है जो इस बुक से पढ़ाऊंगा, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, 3 मार्क्स आता है स्कैनर में। लिखो, तो तुम एक काम करो, मेरे बुक में जहां क्वेश्चंस है ना, लिखो डू 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट मैट, डू 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स फ्रॉम ICSI मैट। Do 2 extra topics from ICSI मैट। एक तो ये लिखो नाम, सिंपल है, करवाऊंगा अगले दिन। और एक ये लिखो, presumptions while interpreting law। 2 extra topics, बंद होने वाला है, presumptions while interpreting law। प्रिजम्पशंस वाइल इंटरप्रेटिंग लॉ, एड्स वो हटा दो अभी से, एड्स टू इंटरप्रिटेशन हो गया ना, हम लोग कर चुके हैं ना ये सब चीज, देखो प्लीज। अरे वाह, यही तो करवाया मैंने भी। ये 2 एक्स्ट्रा है, उसके बाद ये सारे हो गए जो बेटर वे में दिए हुए अपने लोग के। वाह, सारा हो गया, अरे वाह। ये वहां पे भी था, आपके CSET की बुक में भी था, याद आ रहा है? सम लीगल टर्मिनोलॉजीज एंड मैक्सिम्स, सेम छाप दिया, पीछे ही नहीं छोड़ता। अब ये कुछ ऐसे ही, हाउ टू रीड अ बेयर एक्ट। व्हाट इज बेयर एक्ट बताओ? जो ओरिजिनल लेजिस्लेशन पार्लियामेंट पास करता है उसको बेयर एक्ट बोलते हैं। हाउ टू रीड केस लॉ, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये सब CSET में भी था, कई बार केस में ना AIR लिखा रहता है। सर ऑल इंडिया रैंक का आया था क्या जज का? वो एक मैगजीन का नाम है जहां केस लॉस छपते हैं, ऑल इंडिया रिपोर्टर। कई बार SCC लिखा रहता है, कई बार SCJ लिखा रहता है। आप पेज नंबर्स लिख सकते हो इन द न्यू स्टडी मैट, या जो भी मेरे एडिशन है, जो पहले भी मैंने बताया था, आप लोग लिख रहे थे ना 2 टॉपिक्स। ये नया EMAT 103 है, न्यू सिलेबस मैट। $103 लिखा आपने। उसके बाद ओल्ड में भी मैट में सेम ही टॉपिक्स हैं, पेज नंबर्स अलग होंगे, चेक कर लेना। बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है, केस लॉस कैसे, अच्छा जब ये लिखा रहता है दिस वर्सेस दिस, इसको क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। इसको क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। यही सब यहां समझाया जा रहा है, हाउ टू रीड अ केस लॉ। मे एंड शैल, अरे वाह, पढ़ाया मैंने। रूल ऑफ एक्सेप्शन, वहां पे बस हेडिंग अलग कर दिया है, इन लोग इसको रूल नहीं बनाया था। अरे एंड एन और, बताइए भाई। और इन लोग अच्छा एक एग्जाम्पल भी दिया है। कि यहां एंड लिखा हुआ है पर इस एंड को और मानना होगा, इन लोग ये बता रहा है। कई बार एंड शब्द को क्या मानना पड़ता है, और कल भी ऐसे ही हुआ था ना कुछ। तो एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है बहुत बार। अरे प्रोवाइजो, हैव आई एक्सप्लेन? प्रोवाइजो इज नॉट ओनली एक्सेप्शन फॉर एडिंग सम एक्स्ट्रा कंडीशंस। 139 का एग्जाम्पल देखे थे हम लोग। रूपल जी आ गया। नेक्स्ट,
डीम्ड वर्ड सुने हो, डीम्ड, कई बार लॉ में आता है दिस इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, दिस इज डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी। तो ये कुछ ऑब्जर्वेंट वाला पॉइंट्स है, तो लिखो सम, एक लाइन लिख लो, सम मार्किंग पॉइंट्स इन न्यू मैथ फ्रॉम 118, 117। अच्छा एक बात बताओ, आपने नाम सुना है HDFC? बैंकिंग कंपनी है, उसके ऊपर कोई बैंकिंग लॉ अप्लाई होगा? हाँ। HDFC एक कंपनी भी है, उस पर कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा? हाँ। अगर वो एक लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट वो भी अप्लाई होगा। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लिस्टेड कंपनी के लिए कुछ और लिखा है, कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ और लिखा है, किसको फॉलो करेंगे? सबसे पहले हम ट्राई करेंगे हार्मोनियसली इंटरप्रेट करने के लिए, हम स्ट्रिक्टर प्रोविजन को कंप्लाई कर लेंगे, पर कई बार अगर फिर भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो कौन जीतेगा? Special law will prevail over company law. Company law is a general law for companies. Banking law will prevail over these laws. Understood? जब कोई स्पेशल लॉ आ जाता है तो स्पेशल लॉ हमेशा जीतता है ओवर द कंपनी लॉ। ये हम सेक्शन 1 पढ़ाते वक्त भी बताया था CSET लेवल पर। तो यही यहां पे लिखा हुआ है, रिपग्नेंसी विद अदर स्टैट्यूट्स, यानी कि अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कौन जीतता है? स्पेशल लॉ special law prevails over company law. Will you remember this? कोशिश करेंगे हम reconcile हो जाए, harmoniously interpret हो जाए, but special law will prevail over the general law. Remember this. Special law prevail होगा over the general law. Is it okay? उसी तरह टैक्स टीचर्स आपको बताएंगे कि टैक्स में लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, पर बोला जाता है टैक्स वाले अथॉरिटीज, बताओ तुम ही बताओ, टैक्सेशन, टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में क्या सुने हो? स्ट्रिक्ट होते हैं या लिबरल होते हैं? टैक्स में कोई भी चीज अगर लिखा रहता है ना तो उसका कभी भी लिबरल फ्लेक्सिबल मीनिंग मत निकालना, स्ट्रिक्टर मीनिंग निकालना। ये इनकी पहली लाइन है, दैट व्हाइल इंटरप्रेटिंग टैक्सेशन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन शुड बी फॉलोड। कि जहां पे ज्यादा पेनल्टी लगे वही चीज को उन लोग राइट मानेंगे। दे विल नेवर इंटरप्रेट कि असेसी बच जाए। 2 मार्क्स के लिए आ सकता है ये, पेज 120। तो ये वीडियो से जब आपकी मैट आ जाएगी कुछ 1-2 एक्स्ट्रा पोर्शंस आप कर लेना, मैं बाद में इमेज भी भेज दूंगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लेटर लिखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी होता है। तो ये कुछ नए नए टॉपिक्स यहां पर जुड़े हैं। एंड ये देखो कुछ डॉक्ट्रिन्स के बारे में है, दिस आई विल डू इन जनरल क्लॉजेज एक्ट चैप्टर। डॉक्ट्रिन्स और ये सब कुछ जुड़े हैं थोड़े बहुत, ये हम लोग जनरल क्लॉज एक्ट में पढ़ने के समय करेंगे। सो दिस कंप्लीट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ओके, थैंक यू। क्लास होगा, टाइम बता दूंगा आप लोगों को। बंद कर दीजिए रूपल जी।